कौन सी बात है तुम ऐसी। So, good evening everyone. It is an just an test class. ये सेटअप जो हमने तैयार किया है, हम इसे पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। जस्ट कहानी हम शुरू करेंगे केस से। जस्ट इमेजिन कि देयर इज एन 38 ईयर ओल्ड फीमेल। जस्ट पैड के ऊपर नज़र टिका के रखना कि देयर इज एन, जस्ट इमेजिन कि देयर इज एन 38 ईयर ओल्ड फीमेल। ओके, 38 ईयर ओल्ड फीमेल, शी इज़ मैरिड और उसके 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑलरेडी है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है। नाउ वो ओपीडी के अंदर आई हुई है, गायनिक ओपीडी में, और वहाँ पे आके उसकी कुछ कंप्लेंट्स हैं। जस्ट कंप्लेंट आप सुनिएगा मेरे से। कंप्लेंट क्या क्या है उसकी? शी इज सेइंग कि शी इज़ हैविंग हैवी मेंस्ट्रुएशंस। नाउ व्हाट आर द हैवी मेंस्ट्रुएशंस? नॉर्मली जब हम कह रहे हैं कि यार मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाते हैं, मीनार के कहते हैं उसे, और जब ख़त्म हो रहे हैं लास्ट एंड जब मेंस्ट्रुएशन आता है, दिस इज कॉल्ड एज द मीनोपॉज। और उसके बीच में जो भी टाइम है, दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव फेज। और इस रिप्रोडक्टिव फेज में हर 28 डेज में मेंस्ट्रुएशंस आने हैं। जब भी मेंस्ट्रुएशंस आएंगे तो ये मेंस्ट्रुएशंस कुछ 3 से 4 दिन स्टैंड करेंगे, 3 से 4 दिन रहेंगे, और फीमेल को ब्लड लॉस होगा ड्यू टू एंडोमेट्रियल सेडिंग की। जो एंडोमेट्रियम है वो टूट रही है हर महीने, ताकि हर बार प्रिपेयर कर पाएँ अपने आप को कंसेप्शन के लिए। अब नॉर्मली जो ब्लीडिंग हो रही है इस फीमेल को, उससे ज़्यादा ब्लीडिंग है। ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब हैवी ब्लीडिंग है। कैसे आइडेंटिफाई करेगी? तो फीमेल इज सेइंग कि लाइक मेरे को हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज अब ब्लीडिंग के लिए तो वो पैड लगा के रखी रही है ना, तो वो बोल रहे हैं कि हर 1-2 घंटे मुझे पैड चेंज करना पड़ता है, दैट्स हर वर्ड। और मुझे उसके अलावा थोड़े बहुत सिम्टम्स और भी वो शो कर रही है, जैसे कि सी सेइंग कि यार मुझे थोड़ा सा पेल्विक, जो लोअर पेल्विक एरिया, उसमें पेन रहता है, हैवीनेस रहती है, और थोड़ी बहुत थकान बड़ी जल्दी आ जाती है। हमने कुछ चीज़ें पूछी। अब जैसे ही हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आती है तो कोई इन्फेक्शन की तरफ नजर जाती है, तो पहली चीज़ रूल आउट जैसी डॉक्टर ने की, दैट वाज द फीवर, कि उसको फीवर है क्या। सी सेड दैट आई डोंट हैव फीवर, मतलब फीवर उसे नहीं है। सेकेंड थिंग, वेट लॉस, सी दैट वेट लॉस, नो वेट लॉस। एंड थर्ड थिंग इज इंटर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीड प्रेजेंट है क्या, तो वो भी हिस्ट्री नहीं है। तो सिंगल हिस्ट्री जो अभी तक मेरे को मिली है, दैट इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा, यूजुअल से ज़्यादा ब्लीडिंग है, ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लीडिंग है। एंड द प्रॉपर टेक्निकल वर्ड फॉर दैट इज मेनोरेजिया, विच वी आर गोना डिस्कस लेटर। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ने डेफिनेटली इस चीज़ को जैसे ही सोचा, दिमाग में उसके आया एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, कि फीमेल इज हैविंग यूटरस से ब्लीडिंग, बट दिस इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में, बट दिस इज AUB स्टैंड फॉर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। गॉट इट? सो द डॉक्टर परफॉर्म द एग्जामिनेशन। फर्स्ट शी डिड सम जनरल examination such as patient is looking pale. Why? Because a patient is losing blood, and due to losing of blood, the loss of blood, patient may be anemic. अगर पेशेंट को एनीमिया होगा तो पेलनेस दिखाई देगी, तो डेफिनेटली पेशेंट इज लुकिंग पेल। पल्स इज ऑब्वियसली समहाउ नॉर्मल 96 बीट पर मिनट, एंड द बीपी इज ऑल्सो नॉर्मल 110/70। सो बेसिकली यहाँ पर जो पेलारनेस है, विच इज इंडिकेटिंग ड्यू टू द क्रॉनिक ब्लड लॉस, एनीमिया ड्यू टू एनीमिया है ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस। The doctor performed the abdominal examination on palpation. Palpation, the doctor feels an irregular or firm mass on her abdomen, which is arising from her pelvis. So basically, doctor palpate a mass, a tender mass in her pelvis. Looks like the uterus is gravid or pregnant. So the doctor performs the pelvic examination. So when doctor performs the pelvic examination, the doctor examined the uterus, and the uterus somehow feels enlarged. थोड़ा बड़ा फील हो रहा है यूट्रस, थोड़ा इरेगुलर भी फील हो रहा है, और थोड़ा फर्म टाइट भी फील हो रहा है। एंड द यूट्रस इज नॉन टेंडर, मतलब लाइक दबा रहे हैं तो पेन नहीं हो रहा है, इट मीन्स देयर इज नॉट इन्फ्लामेशन, एंड द सर्विक्स एंड ऑब्वियसली वेजाइना इज नॉर्मल।
When doctor perform the investigation, the hemoglobin value is obviously lower than normal. Because of due to anemia, the chronic blood loss. So patient is having iron deficiency anemia. Now the doctor suggested the सोनोग्राफी और ऑब्वियसली यहाँ पर दूध का दूध पानी पानी होगा. यहाँ पे यूट्रस एनलार्ज मिला और बहुत सारे मल्टीपल हाइपर इकोइक मास मिले यूट्रस के अंदर. एंड दीज हाइपर इकोइक मास इज नथिंग जस्ट ट्यूमर्स. दीज आर जस्ट ट्यूमर्स. बट जैसे ही दिमाग में ट्यूमर आ रहा है तो डोंट गो फॉर दैट कैंसर थिंग. ट्यूमर इज every tumor is not cancer, na. The tumor have two types, the benign tumor and the malignant tumor, and that patient is having benign tumor, and these benign uterine tumor is called as the fibroids. So the topic of choice for today is these fibroids or the leiomyoma. So that is the topic of discussion for today. आज बेसिकली हम पहली क्लास दे रहे हैं. सो टेस्ट दीज सेटअप. आगे की जो क्लासेज है उसके अंदर हम डेफिनेटली नोट्स अपने हाथों से बना रहे होंगे. अभी जस्ट हम पहली टेस्ट क्लास ले रहे हैं तो पहले से जो लिखे हुए मेरे पास नोट्स हैं उनको हम जस्ट लुकआउट करेंगे. बट टॉपिक तो टॉपिक होता है, टॉपिक तो ख़त्म हो ही रहा है ना. सो लेट्स स्टार्ट. सो माई सेल्फ पुनीत सिंगर. यू ऑल know that. If you don't know, now you know. Somehow in last few days or past months my designation has been changed. Now I'm not no more a nursing tutor officially. I'm basically now I'm a nursing superintendent in Indian Railways and I'm posted in Mumbai. So basically we are gonna obviously discuss about these things further more in later classes. Now focus on that topic. The topic of choice today is fibroids. These fibroid is also called as the leiomyoma. Just whenever I'm saying fibroid, just remember the thing. This is cancer. No, this is not cancer. This is benign tumor. These are tumor but benign tumor. तो गांठ तो है पर ये फैलने वाली गांठ नहीं है. ये इस गांठ है जो यूटरस में है. ओके. फाइब्रोइड्स का दूसरा नाम जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लियोमायोमा. वाई वी कॉल इट लियोमायोमा? बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स कंपोजिशन. की बना कैसे? लियो इट मीन्स कनेक्टिव टिश्यू एंड द मायो मीन्स स्टैंड फॉर स्मूथ मसल्स. मायो स्टैंड फॉर स्मूथ मसल्स. तो इसके कंपोजिशन जब आप फाइब्रोइड को चेक करोगे तो उसमें स्मूथ मसल्स भी होगी, थोड़े कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे. एंड इसके पीछे एक सफिक्स लग रहा है विच इज़ ओमा. एंड ओमा ऑब्वियसली इंडिकेट फॉर बिनाइन ट्यूमर. यू नो ओमा स्टैंड फॉर बिनाइन ट्यूमर्स. ग्रेट. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लियोमायोमा. तो अगर आप फाइब्रोइड कह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसे लियोमायोमा भी कह रहे हैं तो ठीक है. काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट द अनदर नेम फॉर फाइब्रोइड, तो आपके दिमाग में तुरंत करना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लियोमायोमा. फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कोई बिनाइन ट्यूमर अगर है तो विच इज़ लियोमायोमा. और अगर पेल्विक एरिया में ऑब्वियसली यूट्रस इज इन पेल्विक ऑर्गन, तो अगर पेल्विक ट्यूमर अगर फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली देखोगे तो विच इज़ ऑल्सो लियोमायोमा और द यूट्राइन फाइब्रोइड. अगर आप मेरे से पूछो कि भाई कि फाइब्रोइड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो हम भाई यूट्रस की डिस्कशन कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली फाइब्रोइड यूट्रस में ही होते हैं. So that's why the most common type of fibroids are uterine fibroids. The most common type of fibroids are uterine fibroids. But ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फाइब्रोइड्स हमेशा यूट्रस के अंदर ही हो. ये भी पॉसिबल है कि फाइब्रोइड यूट्रस के बाहर भी हो जाए. So these are called as the extra uterine fibroids. These are called as the extra uterine fibroid, which is obviously less common. एक्स्ट्रा यूटाइन सर्विक्स वाले पार्ट में हो सकता है, ब्रॉड लिगामेंट में हो सकते हैं. यूट्रस के ऊपर जो लिगामेंट है विच इज़ एन मिसनॉमर. ऑब्वियसली वो एक लिगामेंट नहीं है, वो एक पेरिटोनियम की सीथ है. बट इट इज़ एन स्टिल एन पार्ट ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो अगर ब्रॉड लिगामेंट में हो रहा है, सर्वाइकल रीजन में हो रहा है, तो दीज आर बेसिकली एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रोइड्स. बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइब्रोइड्स आर यूट्राइन फाइब्रोइड्स. अब बेसिकली यूट्राइन फाइब्रोइड यूट्रस में हो रहे हैं, तो लेकिन यूट्रस इज एन बिगर स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर है. यूट्रस में कहाँ हो रहे हैं, दैट इज़ द थिंग. यूट्रस में तो भाई फंडस वाला पार्ट भी है ऊपर का. हाँ, यूट्रस में तो बॉडी वाला पार्ट भी है, उसका सर्विक्स वाला पार्ट भी. कहाँ पे? तो डिपेंड करता है कि यूट्रस के ऊपर जो 3 लेयर है. व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस? फ्रॉम आउटर टू इनर साइड दिस इज ऑब्वियसली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. ओके. द मोस्ट कॉमनली द फाइब्रोइड्स occur in the middle layer of uterus, which is muscle layer, and that is called as the myometrium.
तो the most commonly, remember the word, the most common fibroids occur in the myometrium layer, and these are called as the intramural or the interstitial type of fibroid, the uterine fibroid. So this is the first type of uterine fibroid, interstitial, or also called the intramural type of fibroids. Another type of fibroids can occur into two places, either outside the uterus or either inside the uterus. Outside the uterus or the outer wall of the uterus is serosa, and the inner wall of uterus is mucus. So दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दे आर सब म्यूकस और आइदर दे आर सब सीरस. अगर वो म्यूकस अंदर वाली कैविटी की तरफ होगा तो दिस इज कॉल्ड एज द सब म्यूकस फाइब्रॉइड, और अगर वो बाहर वाली कैविटी की तरफ होगा दिस इज कॉल्ड एज द सब सीरस फाइब्रॉइड. तो बेसिकली तीनों चीज़ें समझ में आ गया. बाहर से अंदर चलो, अगर यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है जो कि अंदर की बॉल की तरफ से आया होगा दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकस डेफिनेटली. अगर यूट्रस की बॉल के बीच में सच एज मायोमेट्रियम की बॉल के बीच में हो रहा है तो दिस इज इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, और अगर बाहर की तरफ हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज सब सीरस. बाहर की तरफ होने वाले थोड़े इंटरेस्टिंग होता है कि बाहर की तरफ जो हो रहा है वो सीधा सीधा यूट्रस की बॉल के ऊपर हो गया कि पहले थोड़ा सा एक 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 प्यूडेंडम टाइप में एक जो है डक्ट टाइप में कुछ निकला कुछ, और उसके ऊपर फाइब्रोइड लटक गया. तो जो सब सीरस टाइप के होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर दे आर पेडेंगुलेटेड और आइदर दे आर नॉन पेडेंगुलेटेड. मतलब उनके ऊपर जो स्टॉक है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज स्टॉक? जस्ट लुक एट दिस इमेज. ये हैंड ड्रॉन यूट्रस है, दिस इज यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज these are balls of uterus. This is perimetrium, myometrium and the endometrium. यहाँ पर जो मैंने रेड कलर के अंदर जो बनाया हुआ है नंबर 1, आप बताओ, आप सोचो क्या है ये? दिस इज इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड और द इंटरस्टिशियल फाइब्रोइड. भी मिडिल लेयर में हो रहा है ना. नंबर 2 को देखो, नंबर 2 अंदर वाली साइड में हो रहा है, एंडोमेट्रियम वाली साइड में हो रहा है. सो दिस इज सबम्यूकस फाइब्रोइड. और तीसरा वाला देखो, तीसरे में मैंने 2 बनाए हैं. या तो तीसरा सीधा सीधा बॉल से चिपका है तो है तो सब सीरस, बट दिस इज़ नॉन पेडेंकुलेटेड क्योंकि इसके अंदर स्टॉक नहीं है, लटकने वाला कुछ नहीं है. लेकिन इसी के 3B वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर एक स्टॉक है जिससे ये लटका हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो सब सीरस बट दिस इज पेडेंकुलेटेड. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ यूटेराइन फाइब्रोइड्स, बट द मोस्ट कॉमन इज इंटरस्टिशियल और द इंट्राम्यूरल टाइप ऑफ ग्रेड. बहुत बढ़िया. नाउ लुक एट दिस इंटरनेट इमेज ऑल्सो. एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा एक इमेज सिंपली वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इस इमेज में से आपसे पूछ रहे होंगे कि बताओ, वो जस्ट नाम यहाँ से मिटा देंगे, वो आपसे सिंपली पूछ रहे होंगे कि बताओ भाई कि ये जो है फाइब्रोइड कौन से टाइप का फाइब्रोइड है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है. अब आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका यह है कि आप कौन सी लेयर के करस्पॉन्ड है आप उसे देखो. जैसे कि एक हम देख लेते हैं. ये जो फर्स्ट वाला हम जो ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज़ ऑब्वियसली इंट्राम्यूरल. दिख रहा है ना कि ये मिडिल लेयर में है, ना ये इस लेयर को क्रॉस कर रहा है ना इस लेयर को क्रॉस कर रहा है, मिडिल लेयर में. तो दिस इज ऑब्वियसली इंट्राम्यूरल. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्वियसली सब म्यूकस बट पेडेंकुलेटेड. सब म्यूकस बट पेडेंकुलेटेड. पेडेंकुलेटेड जरूरी नहीं है कि सब सीरस में. पेडेंकल तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन आप सोच के देखो इंट्राम्यूरल में पेडेंकल कहीं नहीं लग सकता. या तो पेडेंकल लगेगा तो सब सीरस में लगेगा या सब म्यूकस में लगेगा. तो सब म्यूकस में पेडेंकल लग सकता है. तो दिस इज पेडेंकुलेटेड सब म्यूकस एंड दिस इज सब म्यूकस बट नॉन पेडेंकुलेटेड. इसमें पेडेंकल दिख रहा है नहीं तो देखो, लेकिन ये अंदर की बॉल पे, इनर बॉल पे है, ये इनर बॉल में है. सो दिस इज नॉन पेडेंकुलेटेड बट सब म्यूकस. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्वियसली सब सीरस क्योंकि ये एक्सटर्नल लेयर की तरफ है. एंड दिस इज ऑल्सो सब सीरस बट दिस इज पेडेंकुलेटेड क्योंकि इसमें पेडेंकल है. सो बेसिकली these are some type of fibroid. Now look at this real life image. Okay, so just इस इमेज को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है, दिख क्या रहा है. तो ये बेसिकली सेक्शन किया हुआ है, द एब्डोमेन हैज़ बीन कटेड आउट इंसिजन लगा के, और ये यूट्रस है जो आप ये देख रहे हो ना, जो मैंने ब्लू ड्राइन से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली यूट्रस. ओके, तो ये बाहर की तरफ जो ग्रोथ है दिस इज़ फाइब्रोइड. तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे डेफिनेटली कि कितने बड़े जो है फाइब्रोइड्स एग्जिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं. ग्रेट. ओके, नाउ दिस इज देन क्रॉस सेक्शन ऑफ एन फाइब्रोइड.
कि फाइब्रोइड को आपने बाहर निकाल के जब कट किया तो कट करने पे क्या दिख रहा है। अगर एक फाइब्रोइड की स्ट्रक्चर को देखें तो वो पेल येलो कलर की, मतलब थोड़ा पीलापन आपको दिख रहा है अंदर से, तो पेल येलो टाइप का वो फाइब्रोइड हो सकते हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी थोड़े ऐसे नहीं, सॉफ्ट जेली टाइप नहीं होते, हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं। और इनके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडो कैप्सूल, बिकॉज ऑफ रियल कैप्सूल नहीं है, एक कैप्सूल जैसे बन गए तो रियल कैप्सूल नहीं बट स्यूडो कैप्सूल है, तो स्यूडो कैप्सूल से कवर्ड रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी ब्लड सप्लाई सबसे बढ़िया कहाँ पे होती है। तो इसमें दो पार्ट है, देखो एक सेंटर वाला पार्ट है और एक पेरीफेरी वाला पार्ट है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उस सेंटर वाले पार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़िया नहीं होती है। मोस्ट वैस्कुलर सबसे बढ़िया ब्लड सप्लाई जो है इसके पेरिफेरल पार्ट की है, सबसे बाहर वाले पार्ट की है। तो द मोस्ट वैस्कुलर पार्ट इज पेरीफेरी, जस्ट रिमेंबर द थिंग। सो व्हाट इज द लीस्ट वैस्कुलर पार्ट? लीस्ट वैस्कुलर पार्ट इज सेंटर। लीस्ट वैस्कुलर पार्ट इज सेंटर। फाइब्रोइड का सबसे अंदर का पार्ट जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, लेकिन बाहर वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई है। तो अगर डैमेज होना होगा, नेक्रोसिस होना होगा, टिश्यू को डेड होना होगा, तो सबसे पहले कहाँ से होगा? फाइब्रोइड, ऑब्वियसली अंदर से, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है ना। तो जब डीजनरेशन फाइब्रोइड का होता है, बन गए फाइब्रोइड, जब डीजनरेट होना शुरू होंगे, ख़त्म तो होंगे ना, भी सप्लाई नहीं मिलेगी तो जब डीजनरेट होना शुरू होंगे तो डीजनरेट कहाँ से कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो डीजनरेशन कहाँ से होगा? सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ, बिकॉज जब सेंटर की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं है बट पेरीफेरी की तरफ ब्लड सप्लाई है, तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डीजनरेट होते हैं। गॉट इट? यहाँ से कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीजनरेशन कौन सा होता है, तो देयर इज हाइलीन टाइप ऑफ डीजनरेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीजनरेशन। हाइलीन टाइप के टिश्यू यहाँ पे आ जाते हैं। ओके। और अगर मीनोपॉजल वुमेंस में देखें जिनमें मीनोपॉज हो चुका है, नॉर्मली फीमेल्स में अगर आप देख रहे हो तो हाइलीन डीजनरेशन होता है, लेकिन मीनोपॉज जब हो जाता है उसके बाद में अगर पूछोगे कि भाई कौन सा डीजनरेशन मोस्ट कॉमन है, तो वहाँ पर एट्रोफी हो जाती है फिर इनकी, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन कम हो चुका होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में यहाँ पर जो डीजनरेशन है वो कौन सा होता है? रेड डीजनरेशन। और मोस्टली ये डीजनरेशन सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है। ये 3 डीजनरेशन से रिगार्डिंग 3 चीज़ें आपको याद रखनी फाइब्रोइड। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये फाइब्रोइड हो कैसे रहे। कॉज तो कभी होता नहीं, कॉज जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो दे आर सम रिस्क फैक्टर्स। तो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? जस्ट रिमेंबर द वन लाइन, fibroids are hyperestrogenic condition. Fibroids are triggered by the hyperestrogenic condition, मतलब बॉडी में जब भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा फाइब्रोइड के होने की सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। तो अगला आपका सवाल मेरे से होना चाहिए कि बॉडी में एस्ट्रोजन कब ज़्यादा होगा? जब मीनार के शुरू हुआ और मीनोपॉज जब ख़त्म हुआ तो हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई। 13 साल की एज में इमेजिन करके चलते कि मीनार के हुआ और 45 साल की एज में मीनोपॉज हो गया, तो फीमेल अपनी लाइफ में 32 साल जो है रिप्रोडक्टिव एज में रही। इन 32 सालों में वो प्रेग्नेंट भी हुई होगी ऑब्वियसली, तो 9 महीने जब वो प्रेग्नेंट रही होगी तब उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आए होंगे। और जब प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक भी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आए होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंट होना। अगर वो गेस्टेशनल पीरियड प्रेगनेंसी के टाइम पे एब्सेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द जेस्टेशनल एमेनोरिया। और अगर लैक्टेशन टाइम पे यानी कि 6 महीने बाद आफ्टर प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड एज ए लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया और जेस्टेशनल एमेनोरिया की वजह से कुछ रिलीफ फीमेल को मिलता है कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, बाकी हमेशा मेंस्ट्रुएशन आ रहे होते हैं। जब भी मेंस्ट्रुएशन आ रहे होंगे तो बॉडी में हार्मोन्स बढ़ेंगे, विच हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। द रियल कल्प्रिट इज ईस्ट्रोजन। बॉडी में जब भी ईस्ट्रोजन बढ़ेगा समस्या लेके आएगा। बॉडी में जनरेशन प्रोलिफरेशन कॉज करता है। गॉट इट? तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा? सच एज इमेजिन कि वही मैं कह रहा हूँ कि फ़ीमेल अगर 13 साल की एज में मीनार के शुरू होती है, लेकिन अगर किसी फीमेल का इनार के 10 साल की एज में, 9 साल की एज में हो जाए, तो सोच के देखो ना कि उसको अपनी लाइफ में 3 और 4 साल ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन लाने पड़ेंगे। 4 साल उसकी बॉडी में ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आएंगे। इट मीन ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन, हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन है। सेम सिनेरियो लेट मीनोपॉज पे भी लागू होता है कि 45 में हो जाना चाहिए था, 50-55 पे जाके मीनोपॉज हो रहा है। तो 4-5 साल ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन रहेगा ना, 4-5 साल ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्सपोजर रहेगा। तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशंस कौन सी होगी? अर्ली मीनार के, लेट मीनोपॉज। फीमेल प्रेग्नेंट ही ना हो तो मीनार के, फीमेल प्रेग्नेंट ही ना हो। और फीमेल अगर प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही तो एस्ट्रोजन की चपेट में है। इट मीन्स नल्ली पैरिटी। थर्ड थिंग इज नल्ली पैरिटी। नल्ली पैरिटी मीन्स नो प्रेगनेंसी।
और ऐसे लेट प्रेगनेंसी, भाई जितना जल्दी प्रेगनेंसी होगी, अर्ली एज में प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी तो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर से बचेंगे ना। अगर 35 की एज में अगर जाके पहला जो है अगर प्रेगनेंसी अचीव हो रहा है तो एस्ट्रोजन की रिस्क में तो आप पहले ही आ चुके हो। तो लेट प्रेगनेंसी अगेन, एंड अगेन नेक्स्ट थिंग इज ओबेसिटी, मोटापा, चौथा रिस्क फैक्टर। नाउ व्हाट अबाउट ओबेसिटी? ओबेसिटी मीन्स द मोटापा। मोटापा कैसे आ रहा है कि भाई बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू बढ़ रहा है, और यही एडिपोज टिश्यू तो कल्प्रिट है। तो मोटापा एंड द ओबेसिटी। Why obesity? Because of the adipose tissue contain an enzyme which is called as the aromatase enzyme, and that aromatase enzyme produce more estrogen from the testosterone. फीमेल के टेस्टोस्टेरोन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। फीमेल में मोर एस्ट्रोजन आ रहा है, ओबेसिटी है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा आ रही है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो हो गया ना फाइब्रॉइड। सो मैंने 4-5 रिस्क बताइए, अर्ली मीनार के, लेट मीनोपॉज, नल्ली पैरिटी, लेट प्रेगनेंसी और लेट मैरिज एंड द ओबेसिटी। दीज आर सम रिस्क फैक्टर। जस्ट याद रखने वाली बात आई थिंक मेरे को देखनी रही है, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लगा पा रहे हैं कि एस्ट्रोजन को कैसे टैकल करना है अपनी लाइफ में, दैट्स इट। व्हाट अबाउट स्मोकिंग? सो स्मोकिंग इज एन रिस्क फैक्टर फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड। आंसर जाता है तुरंत, हाँ भाई ऑब्वियसली कैंसर की बातें चल रही है, स्मोकिंग कैंसर रिस्क फैक्टर नहीं होगा? नहीं है। याद रखें, स्मोकिंग इज़ नॉट एन रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग इज एन प्रोटेक्टिव फैक्टर इन दिस केस, बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम दैट आई टोल्ड यू ना, एरोमेटेज एंजाइम जो कन्वर्ट करा था टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में, ये एरोमेटेज को सप्रेस करता है। ये एस्ट्रोजन, ये जो स्मोकिंग जो है कार्सिनोजन जो है ऑब्वियसली, बट ये सप्रेस करते हैं एरोमेटेज को, तो एस्ट्रोजन कम होता है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, बट ऑब्वियसली और दूसरे डैमेज हो जाने हैं बहुत सारे। बट अगेन, सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर हेयर? रिस्क फैक्टर इज एज 35 to 45। ये बहुत कॉमन एज है जब फाइब्रॉइड्स हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन सच एज नल्ली पैरस, फीमेल ओबेसिटी एंड अदर फैक्टर्स जहाँ पर भी एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर में समझाया। व्हाट आर द साइन सिम्टम? मोस्टली फीमेल एसिम्टोमेटिक रहती हैं, पर कोई साइन सिम्टम आ ही नहीं रहता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंटेशन है ना, वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग है कि भाई किसी और वजह से सोनोग्राफी कराने गए थे और उसमें सोनोग्राफी में दिख गया, या फिर डिलीवरी हो रही थी बेबी की, LSCS हो रहा था तो वहाँ पर यूट्रस में देखा तो हो गया, और किसी वजह से यूट्रस चेक कर रहे थे और वहाँ पर मिल गया। तो नॉर्मली होते हैं पर पता भी नहीं चल रहा होता। लेकिन अगर जब सिम्टम आने लगेंगे तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या, तो याद रखना जो सबसे पहले जो केस प्रेजेंट हुआ था जिस चीज़ के साथ, एक्सेसिव ब्लीडिंग विच इज़ कॉल्ड एज द मेनोरेजिया। मेनोरेजिया आ रहा है, दिमाग में तुरंत ले आना कि क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं तो वो फाइब्रॉइड के लिए तरफ लेके जाना चाह रहा होगा। ये कभी भी ध्यान रखना कि एमेनोरिया यहाँ कभी नहीं होगा। एमेनोरिया इज़ नॉट फाउंड इन फाइब्रॉइड्स। कभी भी अगर क्वेश्चन में है कि भाई कि पेशेंट इज़ नॉट हैविंग एनी मेंस्ट्रुएशंस, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, नहीं जाएगा, फाइब्रॉइड आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मेनोरेजिया होगा। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है, डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, और जो ट्यूमर जो ग्रो कर रहा है, दैट फाइब्रॉइड जो ग्रो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर सिम्टम प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं। वो जस्ट कॉमन थी। मैंने काफ़ी तरह के जो है आपको फाइब्रॉइड्स बताएं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे होते हैं ना, वो सब म्यूकस टाइप के फाइब्रॉइड्स में आ रहे होते हैं, बिकॉज जब वो कैविटी को बंद कर रहा है, और अगर वो कैविटी को बंद कर रहा है तो अगर कभी भी कंसेप्शन हुआ, प्रेगनेंसी अगर हुई, तो वो अबॉर्शन करवा देगा। तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ अबॉर्शन किसी में होते हैं तो वो सब म्यूकस वाले में होते हैं, और मैक्सिमम चांसेज ऑफ इनफर्टिलिटी अगर है तो वो भी इसी में, क्योंकि वो स्पर्म को जाने नहीं देगा ऊपर, तो स्पर्म को ब्लॉक कर देगा। तो मैक्सिमम चांसेज ऑफ इनफर्टिलिटी भी उसी में, और इसमें पूरे चांसेज ये कि मैलिग्नेंट में कन्वर्ट भी हो जाए, ये पूरा का पूरा कैंसर बन जाए। तो मैक्सिमम चांसेज ऑफ बीइंग मैलिग्नेंट, बिकम मैलिग्नेंट इज ऑल्सो सम म्यूकस। ये 3 चीज़ें और याद रखें। लेकिन कौन सा वाला फाइब्रॉइड है जो टॉर्जन में जा सकता है? टॉर्जन मतलब मुड़ सकता है। अब मुड़ सकने वाली तो वही चीज़ उसी में होगी जहाँ पर पेडेंकल होगा, क्योंकि पेडेंकल ही तो मुड़ सकता है, और बाहर की तरफ होगा तो बाहर की तरफ सब सीरस होता है। तो पेडेंक्युलेटेड अगर सब सीरस टाइप का फाइब्रॉइड है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो टॉर्जन में आ जाएगा। डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली सोनोग्राफी करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैनेजमेंट, कि अब करें क्या इसका। देखो, अगर सिम्टम नहीं है ना, पेशेंट को अगर एसिम्टोमेटिक है तो कुछ करने वाली बात ही नहीं, चाहे कुछ ही हो। पेशेंट, इफ द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, देन देर इज़ नो मैनेजमेंट एट ऑल, नो मैनेजमेंट एट ऑल। जस्ट रिमेंबर द थिंग, देर इज़ नो मैनेजमेंट एट ऑल।
Okay, but if the patient is symptomatic, the patient is if the patient is symptomatic, तो देखना पड़ेगा कि पेशेंट की फैमिली के बारे में क्या हाल है. अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हुई है या फिर नहीं है. फैमिली कंप्लीट होने का मतलब जो बच्चे चाहता है वो बच्चे उस फीमेल के पास है या फिर नहीं. तो अगर फैमिली इज़ नॉट कंप्लीटेड तो जस्ट सिंपली एक सर्जरी होनी है. सर्जरी के अंदर क्या करना है, जो यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड्स है केवल उन फाइब्रॉइड्स को निकालेंगे, यूट्रस को नहीं छोड़ेंगे. यूट्रस में जस्ट अगर मायोमेट्री मोस्टली तो मायोमेट्री में होता है तो यूट्रस के ऊपर कट लगाएंगे और जहाँ पर जो डॉक्टर सर्जन है वो जस्ट के ऊपर कट लगाएगा और उसको सेपरेट करके धीरे सेपरेट करके उसको बाहर निकाल लेगा. उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज द मायोमेक्टोमी स्क्रू. अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फटाफट से इंटरनेट पे जाके बाद में मायोमेक्टोमी स्क्रू सर्च करेंगे. कभी कल को इमेज देखनी पड़ेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मायोमेक्टोमी स्क्रू कैसे होता है. जैसे स्क्रू है उसको फाइब्रॉइड के अंदर ऐसे लॉक कर देता है, जैसे उसको धीरे धीरे पुल करने का काम आएगा. मायोमेक्टोमी द सर्जरी इज कॉल्ड एज द मायोमेक्टोमी. द रिमूवल ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड इज कॉल्ड एज द मायोमेक्टोमी. तो पेट खोलना पड़ेगा, डिपेंड करता है. पेट खोलने की जरूरत नहीं होती. आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर कुछ नहीं, जस्ट सिंपली 2-3 छेद करेंगे, एक छेद से कैमरा डालेंगे, एक चीज़ से गैस डाल देंगे और एक चेस्ट से इंस्ट्रूमेंट डाल के फटाफट सर्जन अंदर ही अंदर 2-3 छेदों से इंस्ट्रूमेंट को अंदर पहुंचा के और बाहर से सर्जरी कर रहा था कैमरे से देख के. सिंपल है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द मायोमेक्टोमी. सेफ साइड में सर्जरी है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं बाद में अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई. लेकिन पेशेंट की अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो पॉसिबल है ना कि कल को उसे यूट्राइन कैंसर हो जाए, वो मैलिग्नेंट बन जाए, वापस हो जाए. ये रिस्क हम उस पेशेंट में ले पा रहे हैं जिसमें फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है. लेकिन जिस पेशेंट की फैमिली कंप्लीट होगी उसमें तो कल को हो सकता है ना रिकर हो जाए, वापस से हो जाए. तो उस केस में ज़्यादा सेफ चॉइस है कि यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाए, नॉट ओवरी, ओनली यूट्रस, एंड दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टेरेक्टोमी. तो आंसर क्या जाएगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या. अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है ऑब्वियसली आंसर इज हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस निकाल दो काट के. डिपेंड करता है हिस्टेरेक्टोमी कैसे, लेप्रोस्कोपिकली भी निकाल सकते हैं, वेजाइनल भी निकाल सकते हैं. बट अगर पेशेंट की फैमिली इज नॉट कंप्लीटेड देन द डॉक्टर विल गो विद द यूट्राइन मायोमेक्टोमी, द ओनली रिमूवल ऑफ ओनली यूट्राइन फाइब्रॉइड्स. एंड द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक. जस्ट रिमेंबर देयर इज नो मैनेजमेंट एट ऑल, देयर इज नो मैनेजमेंट एट ऑल. अगर सिम्टम्स है तो ही की बात है, उसके पहले की तो कोई बात है भी नहीं है. ग्रेट है, बहुत बढ़िया. ओवरी अगर हिस्टेरेक्टोमी हो रही तो ओवरी प्रिजर्व करके जाती है ताकि वो हार्मोन्स वगैरह बनाती रहे. ठीक है, बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट को, दवाइयाँ वगैरह? ना, देयर इज़ नो मेडिकल मैनेजमेंट एट ऑल. बट थोड़ी बहुत दवाइयाँ यूज कर सकते हैं जैसे ट्रेनेक्सामिक एसिड. ट्रेनेक्सामिक एसिड इज़ बेसिकली नॉन हार्मोनल एंटी फाइब्रिनोलैक्टिक एजेंट. जब भी क्लॉट बन रहा होगा तो उसको फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट आके तोड़ देंगे और क्लॉट टूट जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी. तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उस एंजाइम को काम ना करने दो, तो उसके लिए हम ड्रग देते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. और ये हार्मोनल नहीं होती, नॉन हार्मोनल है. दैट्स वाई नॉन हार्मोनल एंटी फाइब्रिनोलाइटिक. तो ब्लीडिंग वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड, और शॉर्ट में से ट्रेनेक्सा, काफ़ी सारी जगह पे इसे पॉज करके बोला जाता है. पॉज, ब्लीडिंग को पॉज कर दे रहा है. बस लॉजिक्स कॉमन सेंस वाली बात है. सो द फर्स्ट ड्रग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्रेनेक्सामिक एसिड. अगर एग्जाम में वो आपसे कोई ड्रग पूछेगा तो आपको ट्रेनेक्सामिक एसिड के लिए पूछ रहा होगा. उसके अलावा तो कुछ हार्मोन्स दे सकते हैं जो ईस्ट्रोजन को कम करे. मैंने भी एक्सप्लेन किया ना कि हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन, जैसे कि डेनाजोल हो जाता है. अगर कंटिन्यूस जीएनआरएस दिया जाए वो बेस्ट मेथड है. अगर बॉडी में जब जीएनआरएस निकलता है हाइपोथैलेमस से तो वो पल्सेटाइल मैनर में निकलता है, धीरे 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 धीरे. पल्सेटाइल मैनर में जब जीएनआरएस निकलता है तब वो एलएच और एफएसएच निकलवाता है. किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से. अगर जीएनआरएच कंटिन्यूस मैनर में अगर आया तो एलएच एफएसएच नहीं निकलेंगे. तो अगर हम कंटिन्यूस मैनर में अगर बाहर से जीएनआरएस दे देंगे तो एलएच एफएसएच नहीं निकलेगा. एलएच एफएसएच नहीं निकलेगा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा ओवेरी से. क्योंकि जीएनआरएस निकलता है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनते हैं. जीएनआरएस निकलेगा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनेंगे. कैसे? जीएनआरएस निकलेगा, और जीएनआरएस जब निकलेगा तब वो एंटी पिट्यूटरी वर्क करेगा और तब जाके वो एलएच एफएसएच बनाएगा. और ये एलएच एफएसएच जाके फिर क्या बनाएंगे? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन. एलएच बनाएगा ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच विल मेक दी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. तो अगर मैं कंटिन्यूस जीएनआरएस बाहर से दे दूँ, नॉर्मली जीएनआरएस कैसे निकलता है? जस्ट रिमेंबर द पॉइंट, पल्सेटाइल मैनर में, थोड़ा 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 थोड़ा.
But if I will administer the continuous GnRH, that will inhibit the release of estrogen or progesterone directly. Directly it will affect the obviously LH and FSH. So that's it. We can use this drug, or the doctor can use this drug. There is an also I have used this image. This is laparoscopic image. Laparoscope अंदर डाल के you can see the uterus here. Okay, that was the uterus वाला part. That's it. So that was my part for your fibroid teaching, and that was a very simple topic. What about nursing? If you ask me about nursing highlight, just nothing. Nursing highlights is nothing. हमारा हर पार्ट में पार्ट है. हम सर्जरी अगर मायोमेक्टोमी हो रही है, हिस्टेक्टोमी हो रही है, तो वहाँ पर हमारा पार्ट है एज असिस्टेंट. अगर हम वार्ड में हैं तो पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पार्ट है, वाइटल मॉनिटरिंग में हमारा, सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑप में हमारा पार्ट है. तो वी आर एवरीवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, हमारा कोई ऐसा नहीं है ना कि मतलब हम एक पर्टिकुलर जगह पे हम एग्जामिनेशन से लेके पोस्ट ऑप में भी होंगे, सर्जरी में भी होंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे, होम केयर में भी होंगे. तो हमें एक्चुअली में पूरी ए टू जेड सारी कहानी आनी चाहिए. ओके, तो जस्ट सिंपल रूल्स हमारे ये कि वाइटल्स मॉनिटर हम करते रहे, ब्लीडिंग को असेस करते रहे. बिकॉज जब ब्लीडिंग अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक हो गई तो हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट विल लूट यू ना. इनटेक आउटपुट हम मेजर करते रहे, पेशेंट का पेन वगैरह एंड ऑल, कुछ जस्ट छोटी मोटी चीज़ें, इमोशनल केयर और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है दिस डेज एंड ऑल इन दिस केस. सो दैट वाज माय पार्ट फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड. दैट वाज एन ऑब्वियसली टेस्ट क्लास. हम जस्ट सेटअप टेस्ट कर रहे थे, मैंने पहले भी बोला था. आगे से हम जो है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो हम फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे और भी ढेर सारी चीज़ों को हम अब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सच एंड ऑब्वियसली ऑप्स का ही नहीं तो मैं पढ़ा ही रहूँगा. उसके अलावा हम दूसरी सब्जेक्ट भी जो है डिस्कस करेंगे, वो फर्दर आपको पता चलती रहेगी. ओके, दैट्स इट. ओके, बेस्ट ऑफ लक. सो गुड नाइट एवरीवन. जस्ट जो भी क्लास में हमने पढ़ा उसको प्लीज़ रिवाइज करते रहेगा. ये नोट्स जो है मैं आपको ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल जो है नोट्स के उस पर प्रोवाइड करा दूँ. दैट्स इट. बाय.